हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 2023 ये चैप्टर 5 और सेक्शन 35 जो कि बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन की। साफ सीधी बात में ये समझिए कि किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो किन केसेस में गिरफ्तार किया जाता है और कौन पुलिस ऑफिसर कब गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेक्शन 35 में पुलिस ऑफिसर को बहुत ही वाइड पावर दिया गया है विदाउट लिमिटेशन, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 35 का ए, ई और एफ। ए कहता है कि पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध किया गया है, या फिर कोई व्यक्ति के पोजीशन में ऐसा स्टोलन प्रॉपर्टी चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है, या फिर कोई व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऐसा कॉग्निजेबल अपराध, कोई व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसा कंप्लेन या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर रीजनेबल संदेह पाया जा रहा है जिस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया जो कि भारत के बाहर किया, और यदि भारत में करता तो वो लायबल होता। ठीक है, पनिशमेंट के लिए। ठीक है, तो उस केसेस की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी बताया गया है, उसके ऊपर ये लगाया गया है कि वो जब भी अरेस्ट करेगा तो वो प्रॉपरली तरीके से अपने राइट को प्रॉपरली तरीके से एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, इलीगली तरीके से वो अरेस्ट नहीं कर सकता है। और ये चीज़ें जो है वो बताई गई थी कि वाइड पावर पुलिस के पास है विदाउट लिमिटेशन। तो वो एक केस में हेल्ड किया गया था, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। किसमें? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। और जब भी पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने पावर को एक्सरसाइज करेगा तो वो प्रॉपरली तरीके से एक्सरसाइज करेगा। ये एक डायरेक्शन था जो कि हेल्ड किया गया था अरनेश कुमार वैसे स्टेट ऑफ बिहार के केस में। ठीक है, इसमें ये बताया गया था कि सेक्शन 35 में पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने पावर को एक्सरसाइज करेगा, वो प्रॉपरली तरीके से करेगा, इम्प्रॉपरली तरीके से नहीं करेगा। और बताया गया था कि अगर मान लो कि सेक्शन 35 में उसको वाइड पावर तो दिया गया लेकिन वो प्रॉपरली तरीके से एक्सरसाइज करेगा। और उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लो कि इम्प्रॉपरली तरीके से मैलिशियसली या फिर अपने पावर को एक्सीड करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है किसी भी रीजन से, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो पनिशेबल होगा। BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो हमारी नई संहिता आई है 2023 की, उसकी धारा 298 में वो पुलिस ऑफिसर जो है पनिशेबल होगा। और जब कभी भी हमें अरेस्ट की लीगैलिटी को चेक करना होता है, चैलेंज करना होता है, तो उस केसेस में अगर मान लो कि विदाउट वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसकी लीगैलिटी को हमें चैलेंज करना है कोर्ट में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर लाई होगा। वो प्रूफ करेगा, वो पुलिस अधिकारी जो है, वो पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रूफ करेगा कि वो सेटिस्फाई करेगा कि उसको जो रीजनेबल ग्राउंड था, ठीक है, संदेह करने का उचित कारण था, वो प्रूव करेगा कि मुझे संदेह था, मुझे उचित कारण था, अरेस्ट करने का रीजनेबल ग्राउंड था मेरे पास अरेस्ट करने का, वो सेटिस्फाई करेगा कोर्ट को। ठीक है, तो ये भी हेल्ड किया गया था इम्परर वर्सेस विमला बाई देश पांडे 1946 के केस में। ठीक है, कौन सा केस था? इम्परर वर्सेस विमला बाई देश पांडे 1946 के केस में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 35 की। तो सेक्शन 35 ये कहता है कि वैन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कब पुलिस जो है वो विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, कर सकेगी। ठीक है, फिर कह रहा है उसका सबसेक्शन 1 जो है वो कह रहा है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी, हर एक पुलिस ऑफिसर नहीं, कोई भी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिएशन की बात की गई है, मे बात किया गया है। मे का मतलब होता है डिस्क्रिएशन, यानी कि वो कोर्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन ले भी सकता है, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले भी सकता है, वारंट ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। विदाउट मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिए बिना भी और विदाउट वारंट लिए बिना भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। इन किस केस में मान लो कि अगर मान लो कोई ऐसा कॉग्निजेबल अपराध किया है, ठीक है, कॉग्निजेबल अपराध किया है और उस केस में अगर मान लो कि अगर किसी के सामने किसी का मर्डर कर दिया है और वो पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है और पुलिस ऑफिसर जो है वो देख लिया है या फिर उसे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है या फिर कंप्लेन मिलता है, तो उस केसेस में वो मैजिस्ट्रेट से जाकर के ऐसे संज्ञेय अपराध के लिए वो वारंट नहीं लेकर के आएगा, या फिर उस केसेस में वो मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर नहीं लेकर के आएगा। अगर वो मान लो लेने के लिए जाता है तो हो सकता है कि जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, वो भाग सकता है या अपने आप को छिपा सकता है, या फिर जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस है, उनको गायब कर सकता है या फिर उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, तो उस केसेस में उसको ये पावर दिया गया है कि आप विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये कहता है कि कोई पर्सन जो है हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति जो कि पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, संज्ञेय अपराध कारित करता है, तो उस केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो जिस प्लेस पे उसने ऐसा अपराध किया है उस प्लेस पे ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे। ठीक है, फिर भी कहता है कि अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence which is punishable with the imprisonment for the term which may less than 7 year or which may extend to 7 year whether with or without fine in the following condition if the following condition are satisfied। कह रहा है यहाँ पे कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेंट, एक उचित परिवार जो है किया जा चुका है, हैज़ बिन मतलब किया जा चुका है, और या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव, या फिर एक विश्वसनीय सूचना जो है वो प्राप्त की जा चुकी है। ठीक है, और कह रहा है कि या फिर एक रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक संदेह जो है, एक उचित संदेह जो है वो विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति ने ही, मतलब वो व्यक्ति ने जिसने ऐसा अपराध कमिट किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, जो ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है या फिर एनी अदर लॉ में मेंशन है, ऐसा अपराध कमिट किया है जिसके लिए वो लायबल हो सकता है, जिसके लिए वो दंडनीय हो सकता है कारावास के लिए, और वो कारावास जो होगा वो 7 साल से कम, लेस देन 7 ईयर, या विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल तक की बात कर रहा है, 7 साल तक के लिए वो लायबल हो सकता है, भले उस कारावास में फाइन हो या विदाउट फाइन हो। अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस केसेस में वो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को, ठीक है, अरेस्ट कर सकता है। फिर बता रहा है कि यहाँ पे पहला बता रहा है द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेन इन्फॉर्मेशन
और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड साइड ऑफेंस, ठीक है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन के इन्फॉर्मेशन जो सूचना मिली है उसको, जो संदेह है उसको, उस बेसिस पे उसको विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने ऐसा सैड ऑफेंस कमिट किया, वो भी सैड ऑफेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि 7 साल से कम या 7 साल तक का ऑफेंस कमिट किया है, तो उस केसेस में पुलिस ऑफिसर को ये पावर दिया गया कि आवश्यक हो तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आवश्यक हो तो हर केस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर यदि आपको आवश्यक लग रही है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। पुलिस ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई है कि अरेस्ट जो है वो आवश्यक है। इन केसेस में पहला केस ये कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए कि कोई ऐसा और फर्दर ऑफेंस, एक से पहले उसने अपराध तो कमिट कर दिया, फिर कोई ऐसा फर्दर ऑफेंस कमिट ना करे, उस केसेस में ऐसे व्यक्ति को फिर से अरेस्ट किया जाए, मतलब फिर से नहीं, ऐसे व्यक्ति को फर्दर ऑफेंस कमिट करने से रोकने के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। बी वाला कह रहा है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफेंसेस का अरेस्ट किया जा सकता है। सी वाला कह रहा है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ ऑफेंस टू डिसअपियर और टैम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर, कह रहा है कि किसी व्यक्ति को प्रिवेंट करने के लिए कि वो ऐसा ऑफेंस कॉज ना करे, कि ऐसा ऑफेंस कॉज ना करे का मतलब ये है कि एविडेंसेज जो है उसको गायब ना करे, ठीक है, ऐसा अपराध ना करे, या फिर जो एविडेंसेज है उसके साथ छेड़छाड़ ना करे किसी भी मैनर में, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है अगर मान लो कि किसी अपराधी की शर्ट के ऊपर खून के छींटे पाए गए हैं तो वो उसको छिपाए ना, उसको गायब ना करे, उसको जलाए ना, उसको धोए ना, ठीक है। यहाँ पे ये बात कर रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि टू प्रिवेंट, डी वाला बात कर रहा है, टू प्रिवेंट सच, तो डी वाला पॉइंट ये कह रहा है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वांटेड विद द फैक्ट ऑफ द केसेस सो एज टू डिश्योर हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट टू द कोर्ट और टू पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे बता रहा है किसी व्यक्ति को रोके जाने से कि वो कोई ऐसा इंड्यूसमेंट ना करे, किसी को कोई थ्रेट ना करे, ठीक है, या फिर कोई प्रॉमिस ना करे किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि फैक्ट ऑफ द केसेस को जानता है, एक्वांटेड है, फैक्ट ऑफ द केसेस से परिचित है, या फिर फैमिलियर है केस से, ठीक है, फैक्ट ऑफ द जो भी केस उसके ऊपर बनाया गया है उस केस से, उस फैक्ट से वो परिचित है, और उस व्यक्ति को, वो जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाना है, ठीक है, वो व्यक्ति जो है वो इंड्यूसमेंट करे या फिर थ्रेट करे या प्रॉमिस करे कि मैं तुमको, अगर तुम मेरी बातें, जो मेरा फैक्ट जो है वो छिपा करके रखोगे, ठीक है, तो मैं तुमको 1 लाख रुपये दे दूंगा, ठीक। इंड्यूसमेंट का मतलब ये है कि अगर तुमने ये बताया ना तो मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि डिस्क्लोज करेगा, उसको डिस्क्लोज करने से रोकने के लिए उसको मना कर रहा है कि तुम डिस्क्लोज मत करो ये फैक्ट को, ऐसे फैक्ट को डिस्क्लोज मत करो, किसको, कोर्ट के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने ऐसे व्यक्ति को रोका जाएगा और वो सेटिस्फाई है पुलिस ऑफिसर जो सेटिस्फाई है कि ऐसा आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए कि वो प्रिवेंट ना, कि वो क्या करे, इंड्यूसमेंट ना करे, किसी को थ्रेट ना करे या प्रॉमिस ना करे किसी से, कि जो भी फैक्ट को जानता है उससे, ठीक। फिर ई वाला पॉइंट ये कहता है कि एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट, उसकी उपस्थिति जो है, जब कभी भी कोर्ट में रिक्वायरमेंट होती है कि उसको उपस्थित किया जाए कोर्ट में, वो इंश्योर ही नहीं किया जाता, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग, जब कभी पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करता है तो उस केसेस में उसको एक रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि वो किस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार कर रहा है, वो किस लिए आपको गिरफ्तार कर रहा है, किस ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में या असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर रहा है, उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो भी रिटन में, राइटिंग में, उसको लिख करके अपना रीजन रिकॉर्ड करके तब आपको अरेस्ट करेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी अगर ऐसे केसेस में कोई ऐसा केसेस है जिसमें पुलिस ऑफिसर को रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उस केसेस में भी वो अपने रीजन को रिकॉर्ड करेगा कि वो ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध कमिट किया है, उस केसेस में, कॉग्निजेबल केसेस में, ठीक है, ऐसे कॉग्निजेबल केस में अपराध कमिट किया है और अगर आप उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको वो रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आप ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। फिर सी वाला पॉइंट ये कहता है कि against whom a credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for the term which may extend to more than 7 years whether with or fine, ठीक है। और कह रहा है कि with death sentence, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट, ठीक है, एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जा चुकी है कि उस व्यक्ति ने ऐसा संज्ञेय अपराध किया जिसके लिए वो दंडनीय है कारावास के लिए, और वो कारावास जो है वो 7 साल से ऊपर का है, या फिर डेथ सेंटेंस के लिए वो लायबल है वो व्यक्ति, भले ही उसमें फाइन लगा हो या फिर फाइन ना लगा उसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 10 सेंटेंस या फिर 7 साल के ऊपर ऐसे कौन से अपराध है। तो मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कॉग्निजेबल अपराध किया है, उस व्यक्ति ने हो सकता है कि रेप कमिट कर दिया हो, ठीक है, जिसकी सजा 10 साल तक की है, ठीक है। हो सकता है कि उसने मर्डर, हत्या कर दी है, जिसकी सजा जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ठीक है, आजीवन कारावास, या फिर 10 सेंटेंस है, उस केसेस की बात कर रहा है। और पुलिस ऑफिसर जो है ऐसे इन्फॉर्मेशन पे, ऐसे सूचना पे उसके पास एक विश्वास करने का कारण है, उस बेसिस पे ऐसे व्यक्ति को ऐसे सैड ऑफेंस, जो कि सैड ऑफेंस मतलब क्या, कि 10 सेंटेंस के लिए या फिर 7 साल से ऊपर का उसने कोई अपराध किया है, ऐसे अपराध में वो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद
ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। फिर डी वाला कहता है कि हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर इधर अंडर दिस संहिता और बाई ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी व्यक्ति को इस संहिता के अंदर या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया। और जिस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है, अगर वो किसी स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पाया जाता है तो उसको कहीं भी कहीं भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्लेस पे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ बता रहा है कि ई वाला पॉइंट ये बता रहा है कि इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड। ठीक है, कोई भी पोजीशन, कोई भी चीज़, ठीक है, जो कि उसके क्या बता रहा है कि इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड व्हिच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसकी पोजीशन में पाई जाती है, फाउंड पाया जाता है और ऐसा संदेह लगाया जाता है कि वो क्या है, एक चुराई हुई संपत्ति है, या फिर कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि उचित संदेह लगाया जाता है कि इसके रेफरेंस में उसके पास जो ये चीज़ पाई गई है उसने ऐसा अपराध कमिट करके उसके पास ये चीज़ें पाई गई हैं, तो उसके केसेस में वो क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर, विदाउट वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर बात कर रहा है एफ वाला, कह रहा है कि हु ऑब्स्ट्रक्ट द पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, और हु हैज़ एस्केप और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। जब भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहा है, अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उस केसेस में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है पुलिस ऑफिसर को, या फिर अगर लॉफुल कस्टडी में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस ऑफिसर ने और उस लॉफुल कस्टडी से आप भाग रहे हैं या फिर आप निकल भागे हैं या फिर निकल भागने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस केसेस में कोई व्यक्ति अगर निकल भागने का प्रयत्न करता है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट ऑर्डर, विदाउट वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर जी वाला पॉइंट ये कहता है कि हु इज रिजिबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टेड फ्रॉम एनी आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी सेना में, यानी कि आर्मी वाला सेना हो गया या फिर नेवी एयरफोर्स हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा सेना वाला है जो कि यूनियन की है, संघ की है, और उसमें आपको अपॉइंट किया जाता है, और आपको अपॉइंट इसीलिए किया जाता है कि जब भी आपका कर्तव्य ये है कि जब भी देश पे आक्रमण होगा तो आप उसकी रक्षा करेंगे। और उस केस में अगर आप क्या कर रहे हैं, आर्म फोर्स ऑफ यूनियन से अगर आप डिजर्ट कर रहे हैं, अभित्याजक कर रहे हैं या भाग निकल रहे हैं और ऐसा संदेह लगाया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो उस केसेस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक, फिर एच वाला पॉइंट ये कहता है कि हु हैज़ बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट हुम अ रीजनल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और रीजनल सस्पिशन एग्जिस्ट, ठीक है, ऑफ हिज हैविंग बीन कंसर्न इन एनी एक्ट कमिटेड इन एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया व्हिच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस एंड फॉर व्हिच ही इज अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्सट्राडिशन अदरवाइज लायबल टू एप्रीहेंडेड और डिटेन इन द कस्टडी इन इंडिया। ये बता रहा है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट एक कंप्लेन यानी कि परिवाद जो है, एक उचित परिवाद जो है वो किया जा चुका है, या एक विश्वसनीय सूचना जो है प्राप्त की जा चुकी है, या एक संदेह विद्यमान, एक उचित संदेह विद्यमान है कि ऐसा व्यक्ति ने, ठीक है, ऐसे व्यक्ति ने ऐसा एक्ट कमिट किया है जो कि भारत के बाहर कमिट किया गया है, और अगर वो इंडिया में कमिट किया जाता तो वो ऐसे अपराध के लिए पनिशेबल होता है। ठीक है, और कह रहा है कि ऐसे अपराध के लिए पनिशेबल होगा, और एनी अदर लॉ में वो उसका एक्स्ट्राडिशन की बात कर रहा है, और वो व्यक्ति जो है एक्स्ट्राडिशन के लिए लायबल हो सकता है, वो गिरफ्तारी के लिए लायबल हो सकता है, एप्लीकेशन के लिए लायबल हो सकता है, और इंडियन कस्टडी में डिटेन करने के लिए लायबल हो सकता है। फिर उसके बता रहा है कि आई की बात कर रहा है और कह रहा है कि हु बीइंग अ रिलीज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेट अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 394। कह रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सिद्धि पे रिलीज किया गया अंडर सेक्शन 394 में 394 में बता रहा है कि अगर मान लो 3 साल कोई ऐसा व्यक्ति 3 साल से कम का कोई ऐसा व्यक्ति अपराध करता है और उस केस में, कॉन्जुगल केस में आपको कन्विक्ट किया गया है, उसको छोड़ दिया गया, 2 सिद्धि पे आपको छोड़ दिया गया है, और आपसे एक डिमांड किया गया था कि अगर 394 का सबसेक्शन 5 का अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको फिर से अरेस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो कि किसी व्यक्ति ने सेक्शन 394 के सबसेक्शन 5 में उसके जो रूल दिया गया है उसके रूल को ब्रीच करता है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद जे वाला पॉइंट ये कहता है कि फॉर हुज अरेस्ट एंड रिक्विजिशन, ठीक है, वेदर रिटन और ओरल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और अदर कॉज फॉर व्हिच द अरेस्ट इज टू बी मेड और इट अपीयर फ्रॉम द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशू द रिक्विजिशन। देखो यहाँ पे बता रहा है कि अगर मान लो किसी स्टेट में ऐसा कोई ऐसा अपराधी है जो कि किसी अनदर स्टेट में भाग के चला गया है, तो उस केसेस में कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि उस स्टेट का जिस स्टेट में अपराध किया गया है वो अनदर पुलिस ऑफिसर को एक रिक्विजिशन भेजेगा, और वो रिक्विजिशन जो है या तो राइटिंग में भेजेगा या फिर ओरल भेजेगा। ओरल का मतलब यह है कि तो फोन करके बोल देगा या फिर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन यानी कि कंप्यूटर के थ्रू या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आता है उसके थ्रू जो है वो ऐसे रिक्विजिशन को भेजेगा किसी अनदर पुलिस ऑफिसर को, और वो पुलिस ऑफिसर जो ऐसे रिक्विजिशन को रिसीव करेगा और उस रिक्विजिशन में ये स्पेसिफाई किया जाएगा उस ऑफिसर के द्वारा कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, ऐसा कोई भी अपराध जो कि रिक्विजिशन में स्पेसिफाई किया गया है ऐसे अपराध के लिए, उस अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, या फिर कोई ऐसा अदर कॉज जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, वो मेंशन किया जाना चाहिए उस रिक्विजिशन में, यानी कि उस रिक्विजिशन में जो कि एक रिक्विजिशन होता है उस रिक्विजिशन में मेंशन किया जाना चाहिए कि उसको अरेस्ट किया जाए। ठीक है, और फिर ये बता रहा है कि वो जो रिक्विजिशन भेजने वाला इशू करने वाला ऑफिसर है, ठीक है, उसके पास ये लॉफुल तरीके से पावर था कि वो ऐसे व्यक्ति को विदाउट वारंट पे अरेस्ट कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है। फिर उसके बाद बता रहा है कि सबसेक्शन 2 बात कर रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 no person concerned in non-cognizable offense or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order from magistrate। देखिए, इसको हम सब्जेक्ट टू सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और सेक्शन 39 किसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। ठीक है, वो बात करता है सेक्शन 39, वो कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछा है, उसका रेजिडेंस, उसका पता पूछा है और ऐसे व्यक्ति ने मना कर दिया है या फिर नहीं बता रहा है या बता भी रहा है तो वो मिथ्या है, उसको लग रहा है वो झूठ बता रहा है, या पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बता रहा है, ठीक है, या फिर मिथ्या बता रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, तो उस केसेस में
और वो जो ऐसा अपराध जो ऐसा वो तो नहीं बता रहा अपना नाम पता, वो क्या कर रहा है, वो एक नॉन कॉग्निटिव अपराध कर रहा है, एक संज्ञेय अपराध कमिट कर रहा है और उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेन आया है, एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आया, रिसीव किया गया है, किया जा चुका है, या कि उस पर्सन के अगेंस्ट एक उचित संदेह विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया, नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस कमिट किया, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में भी आपको अरेस्ट कर सकती है, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट, ठीक है, अरेस्ट कर सकती है। एक्सेप्ट का मतलब यही है कि मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और मैजिस्ट्रेट के वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है, जो कि नॉन कॉग्निटिव केस में कंपलसरी होता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में उसके पास ये पावर नहीं होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करे, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और वारंट के बिना भी रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसका सबसेक्शन 3 बता रहा है, सबसेक्शन 3 ये बता रहा है, कह रहा है द पुलिस ऑफिसर इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 इशू अ नोटिस डायरेक्ट द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such place as may be specified in the notice। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि जिस व्यक्ति को सब सेक्शन 1 में गिरफ्तार नहीं किया गया था कॉग्निटिबल ऑफेंस में, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऐसे कॉग्निटिबल ऑफेंस में जिस पर्सन के अगेंस्ट एक इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया गया, एक कंप्लेंट को किया गया, या कि रीजनेबल संदेह जो है विद्यमान है, उस केस में अगर मान लो पुलिस ऑफिसर का रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है, वो अरेस्ट नहीं करता है, तो उस केस में ऐसे व्यक्ति के लिए वो क्या करेगा, नोटिस शुरू करेगा और वो डायरेक्ट कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकता है कि वो उसके सामने क्या अपीयर हो और इंक्वायरी के लिए फर्दर इंक्वायरी के लिए वो अपीयर हो, और बता रहा है कि किसी भी प्लेस पे भी वो अपीयर करने के लिए बुला सकता है, जैसा कि नोटिस में स्पेसिफाई किया गया, ठीक है। फिर बता रहा है सबसेक्शन 4 कह रहा है वेयर सच अ नोटिस इज इशू टू एनी पर्सन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म ऑफ द नोटिस। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो भी ऐसा नोटिस इशू किया गया है किसी पर्सन को, ठीक है, कोई पर्सन को ऐसा नोटिस इशू किया गया है, उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वो ड्यूटी को अपने ऐसे नोटिस को कंप्लाई करे, ऐसे नोटिस का क्या करे, अनुपालन करे, पालन करे, ठीक है। फिर सबसेक्शन 5 बताता है कि वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो नोटिस का कंप्लाई कर रहा है, कंटिन्यू टू कंप्लाई करने का मतलब यही है कि जब वो पुलिस ऑफिसर आपको बुला रहा है तब तक आप प्रेजेंट हो रहे हैं, तब उसके बाद उस समय आपको पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कभी अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, और वो कंटिन्यू आपको बुलाता ही रहेगा जब तक वो बता रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर इन टू द नोटिस अनलेस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड। यानी कि जब तक पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी राय, अपना ओपिनियन जो अपना इंटेंशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर देता है ऐसे ऑफेंस के बारे में, अपने रीजन को रिकॉर्ड नहीं कर देता है, या जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करता है तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और जब वो रिकॉर्ड कर देगा अपने रीजन कि हाँ ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सबसेक्शन 6 जो है वो कहता है कि वेयर सच अ पर्सन एट एनी टाइम फेल टू कंप्लाई विद द टर्म ऑफ द नोटिस और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ द पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज मे हैव बीन पास बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस। देखो अगर मान लिया पे कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ऐसे नोटिस दिया गया है और वो फेल कर रहा है, उसका अनुपालन कर रहा है, नहीं मान रहा है, इग्नोर कर रहा है इस नोटिस को, या चलो ना पुलिस ने दिया नोटिस, पुलिस दिया, थोड़े कोर्ट थोड़ी नहीं दिया ऐसे नोटिस को कि हम उसके नोटिस को मानेंगे, पुलिस ही तो दिया है। लेकिन पुलिस के पास ये पावर है भाई, ठीक है, कि अगर आप उसके नोटिस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और उसके नोटिस को कंप्लाई नहीं करते हैं, या फिर अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को नहीं बता रहे हैं, अनविलिंग है, आप नहीं बता रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से ऑर्डर लेगा और ऑर्डर लेने के बिहाफ पे ऐसे व्यक्ति को ऐसा अपराध जो कि ऐसे अपराध के केस में, ठीक है, जो कि नोटिस में मेंशन किया गया है, उस नोटिस के बिहाफ पे जो कि उस नोटिस में ऐसा अपराध मेंशन किया गया है, उस अपराध के लिए आपको अरेस्ट कर सकता है, ठीक। फिर सबसेक्शन 7 बता रहा है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केसेस ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल फॉर इंप्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 ईयर एंड सच पर्सन इज इन्फॉर्म और एबव द 60 ईयर ऑफ एज। यहाँ पे बता रहा है कि अगर मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 3 साल के नीचे का यानी कि 3 साल से कम का अपराध किया है, और वो व्यक्ति जिसने ऐसा अपराध कमिट किया है वो या तो शारीरिक रूप से पीड़ित है, ठीक है, गंभीर रूप से पीड़ित है, ठीक है, किसी बीमारी से पीड़ित है, ठीक है, और जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो 60 साल से ऊपर का है, ठीक है, 7 साल से अधिक का एज का है, ठीक है, और अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो पुलिस ऑफिसर को पहले प्रायर परमिशन लेना होगा जो कि डीएसपी के रैंक से नीचे का ना हो, डीएसपी के रैंक के ऊपर वाले ऑफिसर से, ठीक है, हायर ऑफिसर से वो परमिशन लेगा, प्रायर परमिशन लेगा, तब वो अरेस्ट करेगा। विदाउट प्रायर परमिशन के वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि शारीरिक रूप से किसी बीमारी से पीड़ित है या फिर 60 साल से ऊपर के एज का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा। थैंक यू।